वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस आईपीओ की हम बात करने वाले हैं, इस साल का पहला आईपीओ है जो आज खुल चुका है। भारत कोकिंग कोल बीसीसीएल का आईपीओ 9 से 13 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और अच्छी बात हम ये कह सकते हैं कि खुलने के आधे घंटे में ही आईपीओ पूरा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा भरा है वो है एनआईआईस का, और 11:15 बजे तक जो एनआईआई का हिस्सा है वो 5 गुना के आसपास भरता हुआ नजर आया है। कंपनी को फ्रेश इशू से कोई रकम नहीं मिलेगी। ओएफएस के जरिए जो पूरी रकम है वो कोल इंडिया को जाने वाली है, क्योंकि बीसीसीएल कोल इंडिया की सब्सिडरी है। जीएमपी इसका फिलहाल 10 रुपये चल रहा है, यानी कि 33 रुपये पर लिस्टिंग संभव है। तो मैम, पहले तो बीसीसीएल इसका कारोबार आपको कैसा लगता है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुलने के आधे घंटे के अंदर ही पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, एनआईआईस का जो हिस्सा है वो अच्छा भर चुका है, तो क्या हम इसमें मान के चलें कि लिस्टिंग गेन इसमें अच्छा मिलने वाला है? देखिए, हमने हमेशा देखा है, सबसे पहले तो जब कोई भी आईपीओ आता है, अगर उसमें वैल्यूएशंस बढ़िया हो, यानी कि जी अच्छी वैल्यूएशन पे आता है, तो मार्केट आजकल उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और जी हमारे जो रिटेल निवेशक हैं, वो यहाँ पे काफी स्मार्ट और समझदार हो गए। वो इसी चीज का आकलन पहले कर लेते हैं कि ये सस्ता आईपीओ आया है या महंगा आया है। तो भारत कोकिंग कोल के केस में देखा जाए तो आईपीओ का वैल्यूएशन डिसेंट हुआ है। 8.6 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये आईपीओ 23 रुपए पे लाया जा रहा है। 23 रुपए मतलब 21 से 23 है, तो हायर बैंड जो है वो 23 रुपए का है, उस जी पे लाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन सबसे पहला रोल प्ले कर रहा है इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट डे। दूसरी तरफ देखें तो टिकट साइज, यानी कि आपका जो टिकट साइज यानी कि प्राइस बैंड है, वो भी काफी साइकोलॉजिकल इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे 21-22 रुपए, ये जो टिकट साइज 50 रुपए या 100 रुपए के नीचे के आईपीओ आते हैं, उसमें हमेशा एक अलग ही इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक सस्ते आईपीओज है अगर 100 रुपए के नीचे की रेंज के, और ये तो 50 से भी काफी नीचे है। तो वो जी भी एक मुख्य कारण रहा है कि यहाँ पे निवेशकों का इतना बढ़िया इंटरेस्ट इस काउंटर पे देखने को मिला। तीसरी तरफ देखें तो देखिए ओएफएस है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट काफी अच्छा ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ठीक ठाक है। अब अगर मैं कंपनी के ही फंडामेंटल्स की बात करूं, क्योंकि हमने भी इस पे एक नोट निकाला है और हमारे क्लाइंट्स को नोट में सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, तो लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर इंडिया में है। इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, 58% के आसपास का इनका जी मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कोल इंडिया पेरेंटेज है, क्योंकि कोल इंडिया की ये सब्सिडियरी है। तो मुझे लगता है कि इन सब पैमानों पे आईपीओ ठीक लगता है। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही तरह के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लगाने की सलाह है। और यहाँ पे एक शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए ये जरूर देखना होगा कि 2 तारीख रिकॉर्ड डेट रखी गई है, 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी से पहले 1 तारीख तक आपके पास अगर ये डीमेट में है, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई करने के फायदे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे जो अलॉटमेंट होते हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होते हैं। तो वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी शेयर होल्डर कोटा की भी यहाँ पे बातचीत की है। कुल मिला के ये आईपीओ में हमारी तरफ से लगाने की सलाह है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। और अगर आप कोल इंडिया के शेयर होल्डर हैं, आपके पास 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है, 2 तारीख से पहले पहले अगर आपके पास डीमेट में कोल इंडिया के शेयर्स हैं, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख की लिमिट रहती है। जब हम शेयर होल्डर कोटा में लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख का रहता है। तो 2 लाख की लिमिट के लिए यहाँ पे लगाए, जिसमें कि मुझे लगता है क्योंकि 600 शेयर्स का एक लॉट है, तो तकरीबन 13 से 14 लॉट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मैम, मैं अगला सवाल आपसे एक्चुअली यही पूछने वाला था कि शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करें या फिर जो हम आम जो रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं उसी तरीके से अप्लाई कर दें, किसमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? चांसेस किस में है देखिए, अलॉटमेंट के ज़्यादा?
हाँ, और ये आपका सवाल काफी अच्छा है, और ये सवाल हमारे काफी क्लाइंट्स का और काफी दर्शकों का भी, जो मैं अलग अलग चैनल्स पे जाती हूँ तो रहा, जी इसलिए मैंने उसे थोड़ा पहले ही एड्रेस किया। क्योंकि देखिए वहां पे क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट हो जाता है, तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स जो रहेंगे वो ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब आप आज जिस तरह के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर्स बता रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि रिटेल में तो काफी ज्यादा ये नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई हो जाएगा ये काउंटर, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है। तो जी उस कंडीशन में अगर कोल इंडिया के शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाइए, मुझे लगता है वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा ब्राइट रहेंगे। ठीक है मैम। और अच्छा मैम, एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके पास भी अक्सर आता होगा कि कितना पैसा बन सकता है। सीधा सीधा पूछते हैं कि मैं आईपीओ में पैसा तो लगा रहा हूँ, अगर मुझे अलॉटमेंट मिल जाता है तो मुझे ये बता दीजिए कि कितना पैसा बन सकता है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। देखिए लिस्टिंग गेन यहाँ पे मुझे लगता है बिल्कुल अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन्होंने डिसेंट वैल्यूएशन यहाँ पे किया है। सिर्फ 8 के पीई मल्टीपल पे अगर लाए हैं तो वो बिल्कुल इसको एक काफी अट्रैक्टिव, हम बोल सकते हैं कि एक वैल्यूएशन वाला काउंटर बना देते हैं। तो फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को लिस्टिंग गेन की यहाँ पे इच्छा है, तो बहुत बड़े तो हम यहाँ दावे नहीं कर सकते और हम अलाउड भी नहीं है, कि मुझे लगता है 15-20% के तो यहाँ पे रिटर्न मिलने ही चाहिए। बट इस पे अ, हमारी तरफ से सलाह यही कि इन सब आंकड़ों पे ना जाए। मार्केट का मूड माहौल इतना खराब है, अगर उसमें भी कुछ एक रिटर्न्स मिलते हैं तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें लगाने की हिदायत हमारी तरफ से है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक और सवाल इसमें रहेगा कि लिस्टिंग गेन ले लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख लें, दोनों में से किस में ज़्यादा आपको लगता है कि फ़ायदा हो सकता है। देखिए लिस्टिंग कितने उस पे होती है, वो उस पे काफी डिपेंड करेगा कितने प्रीमियम पे होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग अगर बहुत बड़े प्रीमियम पे हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15-20% तो हमको लग ही रहा है कि यहाँ पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो अगर उतनी होती है तो बिल्कुल कुछ एक मुनाफा वसूल कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर होती है, 15-20% के ऊपर होती है, यानी कि 30-40% तक भी जाती है, तो फिर थोड़ा मुनाफा जरूर जरूर वसूल करें। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देगा। बट ये ध्यान रखिए, डिविडेंड यील्ड भी हो जाएगी, और दूसरा पीएसयू स्टॉक है, तो जैसा कोल इंडिया का हमने मूव देखा था वैसा हमें मूव देखने को मिल सकता है लंबी अवधि में। तो उसका भी आप जरूर ध्यान रखिए, और बाकी लगाइए, मुझे लगता है रिटर्न तो दोनों ही कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को मिल जाए। ठीक है मैम। चलिए, ये तो हमने बात कर ली भारत कोकिंग कोल की। एक और आईपीओ है जो 13 जनवरी से खुलने वाला है, अमागी मीडिया लैब्स। ये आईपीओ 13 से 16 जनवरी तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 343 से 361 रुपये। 1788 करोड़ की रकम ये जुटा रहे हैं, और जीएमपी इस वक्त चल रहा है 43 रुपये के आसपास। आज दोपहर 12 बजे तक का ये जीएमपी था, यानी कि 404 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों का हिस्सा है। हालांकि फ्रेश इशू का जो हिस्सा है, इन्होंने इसमें कटौती की है। पहले 1000 करोड़ रुपए के आसपास फ्रेश इशू का था, लेकिन अब इन्होंने कम करके 816 करोड़ रुपए कर दिया है। तो मैम, अमागी मीडिया लैब्स, इस कंपनी का कारोबार आपको कैसा लगता है, और क्या सलाह आप देंगी इसको सब्सक्राइब करने की या फिर नहीं। देखिए मागी इंडिया की बात करें तो अभी हमारा इस पे कवरेज चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा अभी इस पे रिपोर्ट का काम जारी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बिजनेस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये देखा जाए तो क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के अंदर है। और जहां तक मुझे ध्यान आता है, जो इनका हेडक्वार्टर है वो भी शायद बैंगलोर में है। जी तो अच्छा इनका कारोबार है, और ये कारोबार तो ठीक लगता है। और अगर आप देखें तो जितने भी ये टीवी चैनल्स पे जो रहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, उस पे ये लोग ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये इनेबल करते हैं ब्रॉडकास्टर्स को कि वो लॉन्च करे, मैनेज करे या मोनेटाइज करे लाइव चैनल्स को। कारोबार तो काफी अच्छा है। और इसमें पर हमारी जो डिटेल कवरेज है वो अभी जस्ट चालू हुई है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है बिजनेस तो ठीक है, बट आगे की डिटेल्स हम अगर नेक्स्ट इंटरेक्शन में लेंगे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बता पाऊंगी आगे की डिटेल्स, क्योंकि काम अभी इसमें हमारा चल रहा है रिपोर्ट पे। ओके, ठीक है मैम। चलिए मैम, इसमें हम आईपीओस पर, क्योंकि अगले हफ्ते देखें तो कुछ आईपीओस का लॉक इन खत्म होने वाला है। इसमें नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज है, 13 जनवरी को इसको लॉक इन खत्म होगा। 142 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर इसके जो हैं वो अनलॉक होने वाले हैं। पार्क मेडीवर्ल्ड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है, और केएसएच
इंटरनेशनल, ये अगले हफ्ते ये आईपीओज लॉक इन इनका खत्म होने वाला है। अब अगर इनकी लिस्टिंग की एक बार बात कर ले तो नेफ्रो केयर जो है वो 6.5% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। पार्क मेडिकी 2% डिस्काउंट पर हुई थी। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी शानदार इसकी लिस्टिंग रही थी, 20% प्रीमियम पर हुई थी। और केएसएच इंटरनेशनल 3.5% डिस्काउंट पर ये लिस्ट हुआ था। अब मैम इसमें सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि इतना बड़ा लॉक इन जब ये खुल रहा है तो क्या ये माना जा सकता है कि इन शेयर्स में तुरंत बिकवाली का दबाव भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने मीशो में देखा, जब उसका लॉक इन खुला तो उसमें सर्किट लग गया, लोअर सर्किट लग गया, उसमें भारी जो है बिकवाली भी देखने को मिली। तो क्या आपकी राय रहेगी सर मैम इस पर? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपने सही बताया कि जब ये लॉक इन खुलते हैं तो एक सप्लाई आती है और वो यहाँ पे प्रेशराइज करती है स्टॉक प्राइसेस को। उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी प्ले करता है कि माहौल कैसा है। और अभी का माहौल जिस तरह से हम देख रहे हैं, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और माहौल तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट्स का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। उसमें फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है जब इस तरह के लॉक इन पीरियड खत्म होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सप्लाई का प्रेशर हमें इन सभी आईपीओज की जब ये नेक्स्ट वीक इनके लॉक इन पीरियड खत्म होंगे तो देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक आईपीओज मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि नेफ्रो केयर की हमने बात की। नेफ्रो केयर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आईपीओ रहेगा। तो अगर इसमें सप्लाई प्रेशर आता भी है तो भी ये वापस रिकवर हो जाएगा। आईसीआईसीआई एएमसी की हमने बात की। केएसएच की अगर हम बात करें तो केएसएच में नतीजे अभी अच्छे आए थे, लेकिन वो वापस से अभी अपनी इश्यू प्राइस के नीचे आ गया है। तो वहां पे एक बार देखने वाली बात होगी कि थोड़ा और फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जो एक दो काफी स्ट्रॉन्ग आईपीओज हैं जिसमें मैंने आपको बताया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एज वेल एज नेफ्रो केयर, यहाँ पे मुझे लगता है कि गिरावट आएगी तो भी वो संभल जाएगा और वापस से स्टॉक प्राइसेस में एक हमें अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके मैम, आपने जैसा कहा कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इसमें आपको अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो 1800 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर इसके अनलॉक हो रहे हैं। तो क्या ये शेयर शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि ये प्रेशर में आ सकते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो निश्चिंत रहें, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इनको रखकर चल सकते हैं? जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में यही हमारा मानना है कि एक बार प्रेशर जरूर आएगा। देखिए, क्योंकि सप्लाई जब आती है तो मार्केट पूरा प्राइस क्या है, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई आएगी तो डेफिनेटली वो प्राइसेस को डाउन साइड की तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये मैं जैसा बोल रही थी कि ये संभल जाएंगे। तो ये एक बार सप्लाई प्रेशर की वजह से थोड़ा सा मोमेंटम डाउन साइड का भी दिखा दे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम कुछ एक जो अच्छी कैटेगरी के आईपीओज हैं वो वापस से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल मैम इसमें रहेगा कि अगर ये जो चारों का लॉक इन खुल रहा है, अगर इसके बाद ये शेयर्स गिरते हैं तो आपकी किस में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आईसीआईसीआई प्रू पहले नंबर पे मैं उसको रखना चाहूंगी। वहां पे अगर गिरावट आती है तो वापस से खरीदारी के मौके तलाशिए। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगी नेफ्रो केयर को, क्योंकि नेफ्रो केयर का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे काफी काफी पसंद आया। इनफैक्ट मैंने इस पे राय भी दी थी कि इसमें लगाइए, और वो राय उस माहौल में दी गई थी जबकि ये पसंद नहीं किया जा रहा था आईपीओ। लेकिन हमारी राय थी क्योंकि डायग्नोस्टिक सर्विसेज की तरह इसे लिया जा रहा था। लेकिन तभी भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, आज भी अपने इश्यू प्राइस के ऊपर है। तो दूसरे नंबर पे नेफ्रो केयर रहेगा। तीसरे नंबर पे केएसएच इंटरनेशनल। कंपनी मजबूत है, देखिए फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, नतीजे भी अच्छे आए। जो प्रॉब्लम जब ये आईपीओ आया था तब हमारे को भी जो तकलीफ हो रही थी वो इसकी प्राइसिंग को लेके हो रही थी, क्योंकि प्राइसिंग इन्होंने बहुत ज्यादा की। इन्होंने जो प्राइसिंग की वो कुछ एक दिग्गज कंपनियां जो इस क्षेत्र में है उनके बराबर की कर दी थी। और कमोडिटी बिजनेस हो जाता है मोर और लेस। देखिए, तो कमोडिटी बिजनेसेस को जब आप इतने बड़े बड़े वैल्यूएशन पे लाते हैं तो थोड़ा दिक्कत रहता है। इसी वजह से इसका आईपीओ इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा नहीं पाया। लेकिन फिर भी अगर इसमें गिरावट आती, कहाँ तक की, मैं केएसएच में ये भी बताना चाहूंगी, इसमें अगर गिरावट आती है 340 330 के जोन में तो बिल्कुल खरीदारी के मौके वापस से तलाशिएगा 320 के स्टॉप लॉस के साथ। और चौथा है पार्क मेडी, पर पार्क मेडी इतना हमें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि गिरावट में खरीदारी करें। एक्विजिशंस लगातार ये हॉस्पिटल कर रहा है, लेकिन देखिए एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो कि मैंने शायद आपके साथ ही पहले भी चर्चा की थी, तब कुछ एक जी हॉस्पिटल्स के मैंने रेशियोज पे डिस्कशन किया था, वो जी। काफी हाई है इनका, 6 दिन का है। और हम मैंने ये भी तभी बोला था कि
अमूमन ये माना जाता है कि जितना लंबा पेशेंट रहेगा हॉस्पिटल की कमाई होगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग वगैरह जो कि हॉस्पिटल्स करते हैं पेशेंट के एडमिट होने के फर्स्ट डे में ही उनकी सारी बिलिंग्स वगैरह हो जाती है, सारे टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो इनफैक्ट हॉस्पिटल के लिए भी लाइबिलिटी हो जाता है अगर पेशेंट ज्यादा दिन तक स्टे करता है। इसलिए एवरेज लेंथ ऑफ स्टे मुझे इनका इतना अच्छा नहीं लगा था, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी काफी कम था। जहां तक मुझे याद आता है 25,000, 20 से 25,000 की रेंज में था, जबकि बड़े बड़े हॉस्पिटल का 50,000 तक जाता है। तो वो दो तीन फैक्टर्स मुझे पाक मेडी में कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगे थे, इसलिए उससे चाहे से तो एक बार आप रहने दीजिए, बाकी ये 3 आईपीओ में गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। वाह, क्या आईपीओ है।